बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनामी सरकार ने 3 साल पूरे किए और ऐसे आलम में पूरे किए कि उसको अपोजिशन की तरफ से भी कोई ख़तरा नहीं था और शायद आज भी कोई है नहीं, क्योंकि अपोजिशन की कोई अदा अपोजिशन वाली नहीं है। इसी तरह इदारों के साथ भी वो एक पेज पे रही। नैब का ख़तरा नहीं था, मीडिया कोई थ्रेट नहीं था, और फिर ये भी है कि शायद अदालतों का भी उतना खौफ और मसला नहीं था। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मौजूदगी में इस हुकूमत ने अपनी 3 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। तो इस 3 साला कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हमने ज़हमत दी है हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात जनाब चौधरी फ़वाद हुसैन साहब को बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। और कहाँ से शुरू करें? आपके फेवरेट सब्जेक्ट अपोजिशन से या कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट 3 साला कारकर्दगी से? क्योंकि अपोजिशन के मामले में आपका पलड़ा बहुत भारी है और कारकर्दगी के लिहाज से हम जैसे नकादों का। मेरे ख्याल में अपोजिशन से शुरू करते हैं। ये मसला ये है कि हमारे यहाँ जो ये अपोजिशन है, जिस तरह आपने दुरुस्त कहा है पहले कि इनसे कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि इतनी गैर संजीदा और इस तरह से जो एक चूँ चूँ का मुरब्बा जिसका नाम हमने अपोजिशन रखा हुआ है, वो सिर्फ सही बात है आपकी कि हमारी खुशकिस्मती है कि इतने नाअहल लोग जो हैं वो अपोजिशन की क़यादत कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब निकलते हैं कुछ 4-5 महीने बाद, उनको याद आ जाता है कि उन्होंने बात करनी है। कभी बिलावल साहब को आ जाता है, फिर मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब में रोज़ाना टॉस होता है कि आज नून लीग का लीडर कौन है, और वो अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिटिक्स जो है वो करते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल वो कहते हैं ना, भानुमती ने कुनबा पाला, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा पाला। तो उस टाइप का जो है ये एक अपोजिशन है इनकी। अच्छा, एक एक जमात का जायज़ा लेते हैं। पीपल्स पार्टी को अभी भी आप लोग अपोजिशन में शुमार करते हैं, वो तो अभी आप लोगों की तरह एक पेज पे नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी का पोजीशन मुख्तलिफ है बाकियों से, इसमें तो शुबा नहीं है, क्योंकि वो सिंध में स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी एक सूबे में हुकूमत है। और जो मेरा ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ दोनों के इंटरेस्ट को एक दूसरे से बड़े मुख्तलिफ नहीं है। उसकी वजह क्या है? फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ क्यों अलहदा सोचते हैं और ये दोनों क्यों अलहदा सोचते हैं? उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है कि ये दोनों निज़ाम में इन हैं, वो सारे आउट हैं। सो वो ये चाहते हैं कि निज़ाम पूरा तलपट हो ताकि उनकी जगह बने। ये दोनों चूँकि निज़ाम का हिस्सा हैं तो ये एक हद से आगे नहीं जाना चाहते हुकूमत के भी ख़िलाफ़ और निज़ाम के भी ख़िलाफ़। लेकिन आप लोग फिर उनके ख़िलाफ़ हद से आगे क्यों जाते हैं? आप शहबाज शरीफ पे तनकीद करते हुए, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हुए, तो फवाद चौधरी बाज़ औक़ात बिल्कुल फ़याज़ुल हसन चौहान बन जाता है। नहीं, मैंने तो खैर कभी सख्त इस तरह की बातें जो हैं वो मैंने नहीं की हैं, लेकिन इशू ये है कि ये हमारी जो ओवरऑल डेमोक्रेसी है वो बड़ी वोकल है। उसके अंदर बातें होती रहती हैं, फिर इतना बड़ा मीडिया है, 150 तो चैनल है और इतने ज़्यादा हैं, तो उसमें बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि एक वर्किंग रिलेशनशिप 3 साल में तमाम तलखियों के बावजूद सिंध हुकूमत से भी कायम है, और जो ये जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है इससे भी एक वर्किंग ग्रुप कायम है। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप आज उठा के ये हमारी किताब में लेजिस्लेशन देखें तो जो लेजिस्लेशन है जो इन 3 सालों में हुई है वो सरपास कर देती है पीपल्स पार्टी के दौर को भी और नून लीग को भी। तो इसका मतलब यह है कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप है तो काम चल रहा है। अच्छा, यानी अंदर वर्किंग रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी के साथ है? नहीं, दोनों के साथ है। शहबाज शरीफ के साथ कल भी शहबाज शरीफ साहब को ख़त भी लिखा है पीएम ने और कहा है कि आप नाम दे दें अपोजिशन के, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, झगड़ा सिर्फ एक है। झगड़ा एक है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जो बुनियादी वोट मिला है ना, वो मिला है कि आप इनसे रिकवरियाँ करेंगे, जो इन्होंने चोरियाँ की हैं वो पैसे वापस आएंगे। अब अगर आपकी जो ज़्यादा ख्वाहिश होती है आपकी और कई और हमारे दोस्तों की, कि असल में तो पीटीआई को ये चाहिए कि उससे पीछे हट जाए और वो केसेस को परसू ना करे। नहीं तो फिर अगर उस तरह रिकवरियाँ करेंगे तो फिर तो आपसे भी करेंगे। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रहे गिलानी साहब का, फिर जहांगीर तरीन से करेंगे, वो भी साबिक़ हुकूमत का, खसरो बख्तियार से करेंगे, वो पिछली हुकूमत का हिस्सा थे, ये उमर अयूब से करेंगे।
ये भी उस वक़्त इससे ज़्यादा खुशामद करते थे नवाज शरीफ की, तो किस से फिर तो पूरी काबीना से उनको रिकवरी करनी होगी। पहली बात तो यह है कि ये जिस तरह से आपने सवाल किया है, इसी से जाहिर होता है कि आपको एहतसाब का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसका भी इल्म नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता कि आप ये कि किसी हुकूमत का कोई हिस्सा रहा है, दैट डज़ नॉट क्वालिफाई कि आपने उसको जेल में डाल देना है। ये जो ख्याल है ना आपका कि सियासी बुनियादों के ऊपर लोगों से पैसों की रिकवरी हो रही है या होती है, देखें अगर आप समझते हैं इस तरह से आप इदारों को जब टीवी पे बैठ के और आप इस तरह की गुफ्तगू करें और आपको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का भी कोई ख्याल ना हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे का भी कोई ख्याल ना हो, चेयरमैन नैब के ओहदे का भी कोई ख्याल ना हो, और आपके पास कोई सबूत भी ना हो। ये काम मैंने सीखा है इमरान खान साहब से और आपसे। इसी चेयरमैन नैब के बारे में वज़ीर आज़म बनने से पहले के अपने खान साहब के बयानात निकाले, इनके ऊपर मैं 1000 साल में भी वो ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो साबिक वज़ीर जो थे नैब के जो चेयरमैन थे, उनके ऊपर हमने तो कुछ नहीं कहा था। उनके ऊपर सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आई थी, और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम लोग जो है वो गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ज़्यादा आई हैं या मौजूदा नैब के फैसलों के ख़िलाफ़ ज़्यादा आई है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस नैब में अगर किसी ने जान डाली आके, तो वो जावेद इकबाल साहब ने आके डाली है। 497 अरब रुपए की रिकवरीज है, कोई मुकाबला ही नहीं है पिछले से। तो ये तो जरदारी और नवाज शरीफ के नॉमिनी थे, उनके नॉमिनी थे। बिल्कुल सही, तो ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला। चलो आपने उनके किसी काम को तो अच्छा मान लिया। नहीं अच्छा है, जो सही है वो सही है। जावेद इकबाल साहब ने अच्छा चलो वो अपोजिशन की तरफ दोबारा जाते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक आपके हम मनसब हैं माजी में, आप भी ज़्यादातर वज़ीर इत्तलाआत का काम करते हैं, वो भी शेख रशीद साहब, वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का वज़न भी बढ़ गया अफ़गानिस्तान की तब्दीली से और वो संजीदा भी हो गए हैं। आप भी इस तरह समझते हैं? देखिए जी, मेरा ये ख्याल नहीं है कि मुल्कों की सियासत में कोई शख्सियात जो हैं उस तरह का कोई होता है, लेकिन अगर उनका ये समझते हैं आपके जो तालिबान हैं उनके साथ फजलुर रहमान साहब का है, तो मुझे नहीं पता फ्रैंकली होगा, अगर है तो अच्छा है, क्या है। नहीं, ये वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं शेख रशीद कि उनका वज़न बढ़ गया है? बस ये तो शेख साहब बता सकते हैं ना, शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको इल्म होगा। और वैसे भी यार ये कैसी अजीब हुकूमत है, एक वजीर कुछ कहते हैं दूसरा कुछ कहते हैं, हालांकि ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, एक शख्स के बारे में एक ओपिनियन है, उनका एक ओपिनियन है जो उनकी मालूमात के ऊपर है, मेरी मालूमात नहीं। अच्छा, बिलावल, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ और मौलाना, इसमें आप लोग किसको संजीदा अपोजिशन समझते हैं? देखिए, ये तो आपने भी पहले अपनी लाइन में शुरू में ही कह दिया था कि ये सारे कोई संजीदा नहीं है, और उसकी वजह यह है कि जो PMLN इस वक्त एक अपने क्राइसिस में घिर गई है, और क्राइसिस ये है कि नवाज शरीफ तो बाहर बैठे हैं, तो उनकी जगह लीडरशिप किसने करनी है। जब तक मरीम नवाज शरीफ में और शहबाज शरीफ में ये फ़ैसला नहीं होता, उस वक्त तक ये जो इनका मामला है नवाज शरीफ का या नून लीग का, ये आगे नहीं बढ़ना। और जो सबसे बड़ी गलती बिलावल भुट्टो ने नहीं की, टू बी फेयर विद, जो जरदारी साहब ने की, उन्हें बिलावल भुट्टो को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था सिंध का, तो वो वहाँ पे कोई डिलीवरी करते और अपनी कोई उनका कद होता। अब फ्रेंकली बिलावल डिलीवरी कर सकते थे आप, अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते तो फिर हम देखते ना। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम यह है कि बिलावल भुट्टो का कोई कद नहीं है, ना उनकी कोई नेशनल अपील है। बेनज़ीर भुट्टो नहीं है वो, मतलब जस्ट टू बी ऑनेस्ट, बिलावल भुट्टो का और बेनज़ीर का तो आपस में कोई मुकाबला। वैसे आप उनके चीफ मिनिस्टरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उस्मान बुज़दार की जगह फवाद चौधरी और महमूद खान की जगह परवेज़ खटक होते तो आप लोगों की हालत भी कुछ बेहतर ना होती? वो ये तो बस ऐसे फिर एक हो जाती है चीज़ें। वो तो ठीक है, जो असम्बली ने इलेक्ट करना था उन्होंने उनको इलेक्ट किया है, और वो हमारी जो डिलीवरी हुई है वो ठीक ठाक हुई है। असम्बली ने इलेक्ट करना था या इमरान खान ने सेलेक्ट करना था? हाँ, नामज़द तो ज़ाहिर है इमरान खान नहीं करना था। हाँ नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और फिर थोड़ा सा मेरे फेवरेट मौजू पे, क्योंकि फवाद साहब के फेवरेट मौजू पे तो बात हो गई है, अपोजिशन की क्लास उन्होंने ले ली, तो 3 साल कारकर्दगी पे बात करेंगे। खुशामदीद आपको एक बार फिर आज के जरगे में, और जरगे में हमारे साथ है चौधरी फवाद हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात। फवाद साहब, ये आप मीडिया के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन गए? नहीं, मैं तो सबसे बड़ा प्रोपोनेंट हूँ एक क्वालिटी मीडिया का, और सबसे ज़्यादा
मीडिया के साथ मैं खड़ा होता हूँ हमेशा। कैसे यानी इमरान खान साहब की तो खैर माजी में भी ये रवायत रही है, जहांगीर तरीन की सूरत में भी, बाबर की सूरत में भी, उसके कि वो माजी के मौसमों को अक्सर में फिर पकड़ लेते हैं गिरबान से। लेकिन फवाद चौधरी से हमें ये तवक्को नहीं थी कि जिसको ख़ुद एक मीडिया ने उनको बनाने में किरदार अदा किया, उनके वज़ीर बनते ही मीडिया पे ये सेंसरशिप होगा, ये कदगने होंगी, और उल्टा वो मीडिया को मज़ीद तबाह करने के लिए ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बिल भी लाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो सारी आपने गुफ्तगू की है, ये दोबारा किसी ना तो इसकी कोई बुनियाद है, किसी एविडेंस की बुनियाद है। ये वो इल्ज़ामात हैं जो कि एक मखसूस पैराए में पाकिस्तान पे लगाए जाते हैं ताकि हमें उन दुश्मनों की साजिशों का निशाना बनाया जा सके जो पाकिस्तान को कानूनी गिरफ्त में लाना चाहते हैं, चाहे फैटफ का मामला हो, चाहे लेजिस फेरे की कोई और इश्यूज़ हों, GSP प्लस हो। मेरा ये सवाल ज़्यादा ख़तरनाक होगा या उसामा को शहीद कहना ज़्यादा ख़तरनाक होगा? नहीं, कोई किसी ने नहीं कहा। इमरान खान साहब ने नहीं कहा था? नहीं, वो तो उसमें 1 घंटे बाद तरदीद भी आ गई थी ना। देखिए, अच्छा, ये ज़्यादा ख़तरनाक होगा या उस रोज़ आपके एक मेंबर पार्लियामेंट खातून की ये बात कि तालिबान हमारे लिए कश्मीर की जंग लड़ेंगे, वो ज़्यादा खतरनाक? कौन सी पार्लियामेंट की खातून ने ये कहा? ये आपके नहीं पार्टी ना। देखिए, मैं आप अपने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन की असम्बली के फ्लोर पे तकरीर देखी? नहीं, उनको छोड़ देना। अभी आपने तीसरा ना चेंज कर लिया पोजीशन। हाँ। पहली बात यह है कि हमारी किसी रुकने पार्लियामेंट ने कभी ये नहीं कहा। पाकिस्तान के जो मीडिया का जो फेक न्यूज़ का जो प्रॉब्लम है, इससे भी ज़ाहिर होता है कि आप एक ऐसे शख्स को जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है हुक्मरान पार्टी से, उसको आप टीवी पे बैठा के इस तरह के बयान दिलाएं जिस तरह से अभी आपने कहा, और फिर हिंदुस्तान में वो बयान जो है वो टॉप ट्रेंड बन जाए और हेडलाइन बन जाए। देखिए, मीडिया का पाकिस्तान में ये हरगिज़ मुफाद नहीं होगा कि मीडिया पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ का प्रोपोनेंट बन जाए, फ़ेक न्यूज़ को फैलाने का सबब बन जाए। और दूसरी तरफ कतई तौर के ऊपर मीडिया का ये फ़ायदा नहीं होगा कि मालिकान अपने जो वर्कर्स हैं उनको फोर्स्ड लेबर पे रख दें। हाँ। ना उनको तनख्वाहें दें, ना उनका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करें। ये दोनों के का जो ख़ात्मा है, मैं ये समझता हूँ ये मीडिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी है। और आप कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी का गलत, अगर ये दोनों चीज़ें हों फवाद चौधरी साहब, अगर ये दोनों चीज़ें हों तो हमसे ज़्यादा उसको सताइश करने वाला कोई नहीं होगा। आपका प्रॉब्लम है ना, आप अपने मालिकान के ऊपर चलते हैं ना। नहीं, हम ज़्यादातर जो एंकर्स हैं ना, प्रॉब्लम मेरे ऊपर फेक न्यूज़ के कितने केसेस हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कितने हद तक हमारे खिलाफ तो कोई फेक न्यूज़ नहीं ना। PM को मीडिया में तो नहीं ना काम कर रहे। देखिए, वो हर बात में आप जो है ना ऐसी एक शौकिया तौर के ऊपर कि शायद आपको अहमियत नहीं, ये सोशल मीडिया के सेटअप गुमनाम मुख्तलिफ नामों से पहले PTI ने नहीं बनाए थे सिंगापुर में, हमारे कभी वहाँ पे। अगर कोई लोग, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ये चाहते हैं कि उनका खात्मा हो तो फिर आपको तो सपोर्ट करनी चाहिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मैं तब दूसरी तरफ जब कानून साजी के लिए बात करते हैं उस वक्त आप अच्छा, उससे पहले आप एक कानून बना दें कि जितने भी हतक इज्जत के दावे हैं कोर्ट्स में, उनका फैसला कोर्ट्स 1 माह के अंदर कर रही। मुझे आपका इखलास वाज़े हो जाएगा। सबसे मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक, मैं आपको मेरे खिलाफ हो, किसी एंकर के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कानून पहले ही मौजूद है। प्रॉब्लम क्या है, अदालतें ना लेबल को और डेफेमेशन को सीरियस लेती ही नहीं है। और अदालतें क्यों नहीं लेती सीरियस? क्योंकि जजेस जो हैं वो अपने लोगों को तो कंटेम्प्ट में बुला लेते हैं जहाँ पे होता है, और उसके बाद जो सारा मसला रह जाता है वो है उस आदमी का जिसकी अप्रोच नहीं है। मीडिया वर्कर्स में भी देखें, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तो तनख्वाह भी ठीक है, आपके मालिकान के साथ भी ताल्लुकात हैं, आपके अपोजिशन के साथ भी ताल्लुकात हैं, आपके गवर्नमेंट के साथ भी ताल्लुकात हैं, लेकिन जो कैमरा मैन है, नहीं आपके ताल्लुकात तो सबसे है ना, लेकिन आप हमारे जो कैमरा मैन है जो पीछे बैठे हुए हैं, हमारे जो NLEs हैं, हमारे जो DSNG ड्राइवर्स हैं, उनके राइट्स के लिए आखिर हुकूमत को कुछ ना कुछ इकदाम तो करने चाहिए। बिल्कुल, मेरा वोट आपके साथ। हाँ, तो यही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को, और मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी मैं मीडिया वर्कर्स को जो राइट देने वाला मामला है उससे मैं पीछे नहीं हटता, फेक न्यूज़ से पीछे नहीं हटता। बाकी आप लॉ ले लें, अपने इश्तिहारात को मशरूत कर लें उस वर्कर के, एंकर नहीं, वर्कर के तनख्वाह, मराआत और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से। तो बिल्कुल उसके लिए लॉ चाहिए ना। पहले वैसे ये लॉ लेके आए थे तो उस वक्त ये जो शेरी है, शेरी साहिबा पीपल्स पार्टी की जो हमारी सेनेट में, और जो नून लीग के, इन्होंने वो नहीं होने दिया। लेकिन आप तो हमेशा ये जो लोग हैं ये भी मालिकान के साथ खड़े होंगे,
कभी ये वर्कर के साथ खड़े नहीं होंगे। ये पहली हुकूमत है, और मैं तो इमरान खान से इंस्पिरेशन ले रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप जो सबसे गरीब आदमी है उसके लिए खड़ा होना चाहिए हुकूमत को, और वो बिल्कुल सही बात करते हैं। इसलिए देखें ये मालिकान का भी, और मैं आपको एक और भी बताऊं, वैसे फ्रैंकली ये जो फेक न्यूज़ के ऊपर भी ये जियो का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ना ही को बड़े ग्रुप्स का प्रॉब्लम है, बट आप को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि बहुत फेक मीडिया है जो डिस्ट्रिक्ट्स में आया हुआ है, जो उधर आया हुआ है। आपके ऊपर तो फिर भी कोई चेक्स है ना, आप खुद भी अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करते हैं, आप लोग करते हैं, वहाँ पे उनको पकड़ना ज़रूरी है। लेकिन आप वर्कर्स की तंजीमों को, उनको क्यों लोगों को ख़रीद के उनमें फूट डाल रहे हैं? अगर आपके इरादे इतने नेक हैं। मैं किसी को फूट नहीं डाल रहा। अगर 6 या 7 ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप मुझे मिलने आता है तो मैं क्या कहूँ, मैं नहीं मिलता, मेरे साथ बाकी भी आ जाए और सारे लोग। मैं तो नहीं, आप बाकायदा उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनसे अपनी हिमायत में ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा सरपरस्ती फिर जो है वो आपकी जो PBA है उसकी कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इश्तिहार तो मैं उनको दे रहा हूँ, APNS को दे रहा हूँ। अच्छा, तो इस पे जो है PBA के आप साथ सिर्फ, आप लोगों का प्रॉब्लम ये कहते हैं कि सरपरस्ती, आप कहते हैं सिर्फ हमारी करें बाकियों की ना करें। ये नहीं हो ना, सकता हम ना। तो आपकी सरपरस्ती से अल्लाह की अमान चाहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप PBA के साथ, आप APNS के साथ, और सबसे बढ़ के आप PAPUJ के साथ, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनके साथ जेन्युइन मुशावरत क्यों नहीं करते? जेन्युइन मुशावरत सबसे की है, हर एक के पास फ़ारूक हबीब जो है और हमारे PIO तीनों जो हैं वो घंटा घंटा उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ डिस्कशन की है, और उन्होंने जो है वो इश्तिहार देने शुरू कर दिए। हालांकि अभी डिस्कशंस हो रही थी और मेरा ये ख्याल था कि उन्होंने, खैर लेकिन अब हमारी बातचीत एक मुस्बत तरफ चली गई है और इंशाल्लाह इस हफ्ते आप देखेंगे। लेकिन आप लोगों की तो अपनी ये हालत है कि 3 साल रिपोर्ट पेश करते हैं तो बकौल मरियम और अगज़ैब के उसमें इंडिया से ली गई तस्वीरें लगा देते हैं। जनरल साहब की तस्वीर लगी हुई थी उसमें? नहीं, जनरल साहब की तो नहीं थी, कुछ और लोगों की। नहीं, वो मरियम को कुछ पता नहीं है, वो हमारी, मेरा चूँकि बड़ा एहतराम है तो मैं उस पर तनकीद नहीं करता, उसको नहीं पता। ये एक्चुअली होता ये है कि जो इश्तिहारी कंपनियां हैं वो आपको इश्तिहार बना के देती हैं, और वो जो इमेजेस हैं, एक wordimages.com एक वेबसाइट है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के इमेजेस जो हैं वो लगे हुए हैं। वो इंडियन वेबसाइट नहीं है, वो पूरी दुनिया के, वो उन्होंने वर्ड इमेजेस से अपना डिज़ाइन उठाया, उसको यूज़ किया। लेकिन ये है तो इंडियन के ना। मुझे नहीं पता। वैसे आपकी हुकूमत का भी, अशरफ गनी की हुकूमत की तरह ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया पे नहीं है, और मीडिया पे वो भी सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर थे, मैं आपको बताऊं आखिरी वक्त तक। देखिए उन्होंने तो बंदे रखे थे ना, वो आपको पता ही है, जो यहाँ पे ट्रेंड बनते थे, सैंक्शन पाकिस्तान और वो सारा, और वो अमर साले ने और हमदुल्ला ने जो एक जाली 1700 लोग, तो आपको भी पता है कि उन्होंने आखिर वक्त में भर्ती किए, और ये जो यहाँ पे बताते थे कि पाकिस्तान वहाँ बड़ा अनपॉपुलर है, पाकिस्तान वहाँ बड़ा अनपॉपुलर है, उनको फिर बाद में पता चला कि वो तो उन्होंने लड़के रखे हुए थे जो सारे जाली ट्रेंड बनाते थे, और हमने उसको एक्सपोज भी किया। लेकिन जेन्युइन बात ये ठीक है आपकी कि यहाँ पे PM साहब जो हैं उनका, हमारा जो मीडिया के बारे में जो सेंसिटिविटी है PTI की, वो बहुत ज़्यादा है बाकी जमातों से। बाकी लोग तो परवाह नहीं ना करते, मतलब आप पीपल्स नहीं, लेकिन वहाँ अशरफ गनी के पास तो एक मीडिया मैनेजर था फवाद चौधरी की सूरत में, इधर तो जनाब ऑफिशियल दर्जनों हैं, उधर से शाहबाज गिल है, उधर से यूसुफ बेग मिर्जा भी, कोई भी नहीं है, के बाद कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये क्यों नहीं है? और नहीं है ना, आपसे कब किसने रब्ता किया? आपसे तो आपका तो फ़ोन भी मेरे अलावा कोई नहीं सुनता ना, क्या करें ऐसा? मैं किसी और को किया ही नहीं है। अल्लाह ना करे मैं शहबाज गिल को फ़ोन करूं, मैं आपको ऐसा नजर आता हूँ कि मैं उनको मुझे बता रहा था, उठाता नहीं। अच्छा चलिए छोड़े। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो बार बार हम तो समझ रहे थे कि तब्दीली का मतलब आप लोगों का यही होगा कि आप निज़ाम को तब्दील करेंगे, वो अब हमें पता चला कि जी तब्दीली से मुराद ये है कि आज एक वज़ीर कल दूसरा वज़ीर, आज एक FVR का चेयरमैन कल दूसरा, आज एक, आपको पता है कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए और सिस्टम के लिए तसलसल ज़रूरी है। तो जो हुकूमत या जो टीम मैनेजर 3 सालों में ये फैसला नहीं कर सका पूरी तरह कि उसको किस वज़ीर को किस जगह पे लगाना है और रोज़ तब्दीलियाँ होंगी, तो उनसे हम कैसे तवक्को करें कि वो इस मुल्क के बेड़े को पार कर दें? नहीं, मैं देखिए, पहली बात तो सलीम साहब बात यह है कि बातें हैं जिन पे तनकीद भी हो सकती है और कुछ है जिनकी तारीफ़ भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इस बात की तो तारीफ़ करनी चाहिए, कोई और वज़ीर आज़म और पार्टी नहीं है इस मुल्क में जो अपनी रिपोर्ट लेके आती है 3 साल में और कहती है कि ये हमने अचीव किया है, अब आप इसके ऊपर तनकीद करना चाहें आप तनकीद, मुझे आप बताएं, किया है वो मैं बताता हूँ।
अब आप मुझे पहली तो ये नुकता आप ज़रूर इसको अप्रिशिएट करें ना, 13 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को, मुराद अली शाह साहब को चीफ मिनिस्टर बने। आपको उनको भी तो कहना चाहिए कि भाई आपकी कारकर्दगी किधर है। आखिर आप 13 साल पहले हुकूमत में आए हैं, पीपल्स PTI 3 साल बाद अपनी कारकर्दगी लोगों के सामने रख रही है, तो आप भी तो रखें 13 साल। आप दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम 3 महीने में इतने करोड़ नौकरियां देंगे। नहीं, उन्होंने सब कुछ कहा था। उनका मंशूर देखें ना, उसमें सब कुछ है, और वो बातें आप उनसे पूछें। उनसे तो खैर हमें कोई तवक्को नहीं, ये बात सही है। आप ये अच्छी बात है ना, आप कह रहे हैं कि कोई तवक्को है तो PTI से या बाकियों से क्या तवक्को है। तब्दीली के लिए तो आपको लाया गया था ना। अब दूसरी बात, अब देखें कि आप इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है, आप तनकीद कर सकते हैं कि देखें जी तसलसल होना चाहिए, लोग बड़ी जल्दी जो है वो तब्दील हो गए हैं। एक और भी तनकीद है, और वो तनकीद है कि महंगाई बड़ी हो गई है और उसको आप नहीं कंट्रोल कर सके। लेकिन देखें इसमें पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, जब हम आए थे 2018 में, पाकिस्तान का 0.5% पे ग्रो कर रहा था, आज 4.4% पे ग्रो कर रहा है। 1100 अरब रुपया हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर इजाफी चला गया है। हमारा जो डॉलर जो था, जिसको इन्होंने जाली तौर के ऊपर नीचे रखा हुआ था, वो आज स्टेबल है और कोई हुकूमत उसमें इंटरवेंशन नहीं कर रही। ये तो अभी आप फेक न्यूज़ मुझे दे रहे हैं ना। जब छोड़ रहे थे वो डॉलर कितने का था, आज डॉलर कितने का है? आपने बात ही नहीं ना सुनी है, तो ये प्रॉब्लम है आपको। नहीं, मैं बात सुन रहा हूं, लेकिन आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं ना। फेक नहीं दे रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर रही, मार्केट उसको मैनेज कर रही है। ये बहुत बड़ी फिर पाकिस्तान GDP ग्रोथ को भी क्या मार्केट मैनेज कर रही है, या कि हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में? GDP तो बढ़ी है ना, 4% के ऊपर चली गई है। कैसे 4% के ऊपर चली गई है? लास्ट ईयर जब वो छोड़ के गए थे 5% से ज्यादा था। 4.4 आपके दौर में 1% आ गया। जिस दिन वो छोड़ के गए थे उस वक्त ग्रोथ रेट 0.5% था। इस वक्त 4% के ऊपर जो है वो पहुंचा हुआ है। अच्छा, मैं 0.5 नहीं, GDP ग्रोथ 5.56% था। नहीं, वो पहले उन्होंने एक दफा ये कहा था, उसके बाद जब वो आए थे, और आपके GDP के अदाद-ओ-शुमार को वर्ल्ड बैंक ने फेक करार दिया था। किसी ने फेक नहीं करार दिया सलीम साहब। एक तो इकोनॉमी के ऊपर आप बहस ना करें ना, ठीक है? मैं भी नहीं करूंगा, आप भी ना करें ना। लास्ट ईयर कितना था वो? इस वक्त 27% पाकिस्तान में ओवरऑल महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन इनकम में इजाफा 37% हुआ। आपकी जो इस वक्त किसानों की इनकम है, वो तमाम इनकम जो है वो इसलिए डबल हो गई कि आपका जो गंदम थी जो 1200 रुपये की थी, वो अब 1800 और 2000 रुपये के ऊपर चली गई है। जो गन्ना था जो 135 रुपये का था, अब 300 पे चला गया है। इसी तरह से मकई है, आमों की इस साल बम्पर क्रॉप हुई और सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ। इसी तरह से किन्नों पिछले साल बम्पर क्रॉप हुई, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ, और इस साल फिर इंशाल्लाह बम्पर क्रॉप होगी। अब आप देखिए, इसकी वजह से एग्रीकल्चर इकॉनमी में मोटरसाइकिल डबल बिके, आपकी गाड़ियाँ डबल बिकी, आपके ट्रैक्टर डबल बिके। महंगाई असल में जो प्रॉब्लम है वो है हमारी जो सैलरीड क्लास है उसका, और सैलरीड क्लास में भी जो मज़दूर है, आप कंस्ट्रक्शन का जो मजदूर है, सैलरीड क्लास की आप बात करते हैं, हर बंदे का जो बिल पहले उसका अगर 2018 में 10,000 आता था, अब 30,000 आ रहा है। इनकम बढ़ गई ना। उसको जो दवाई 100 रुपए में मिलती थी, अब उसको वो 200 में भी नहीं मिलती। सही बात है। तो सब चीज़ें तो वो महंगाई तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सैलरीड क्लास का ये 60% तो एग्रीकल्चर से है, उनकी तो आमदनी बढ़ गई है। देखिए, महंगाई का एक ही तोड़ है, महंगाई का तोड़ है कमाई। अगर आप आमदनी बढ़ा रहे हैं, आपको महंगाई नहीं लगेगी। तो कमाई तो इस वक्त सिर्फ वजीर कर सकते हैं, आम आदमी कहाँ से कमाई? नहीं, जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, आप भी माशाल्लाह, एंकर्स भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वजीरों जितना तो नहीं कर सकते। नहीं, वजीर तो बेचारे इस वक्त सबसे बुरे हालों में, 2 लाख रुपया तनख्वाह, और वो याशियाँ थोड़ी हैं जो नून और पीपल्स पार्टी। अच्छा, तो ये हेल्थ मिनिस्टर को क्यों हटाया था? किन को? वो जो पहले आपके हेल्थ कियानी साहब को जो चेंज किया। लेकिन वो तो उनका तो दवाइयों का कुछ इंक्वायरी हुई, हर चीज़ हुई, और वो ही स्टैंड्स क्लियर। मिर्ज़ा साहब को क्यों हटाया? किन को? ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को तो खुद ही उन्होंने बताया था कि एक बहुत इम्प्रेशन बढ़ रहा था कि वो उस वक्त नॉन इलेक्टेड के मामलात में वो आ गए थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, और फिर वो इश्तिहारात का लेन देन करने वाले इफ्तिखार दुरानी को क्यों हटाया? नहीं, किसी को पाकिस्तान, हमारे यहाँ सिंपल बात यह है कि जो PTI की हुकूमत ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जो इस कैबिनेट ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। और ये चीनी किसने गायब की थी मार्केट से? चीनी से 40 अरब रुपए का उनको जुर्माना भी तो हुआ है ना। किसको हुआ है? कंपटीशन कमीशन ने जो किया है, जो शुगर मिल्स को किया है। इतना बड़ा जुर्माना कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है? कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि पहले चीनी सब्सिडी देके एक्सपोर्ट करो? नहीं, ये तो कई दफ़ा और फिर ये कई दफ़ा हुआ है। सज़ा पहली दफ़ा मिली, किसको सज़ा? 10 दौर में 10 दफ़ा हुआ। ये जहांगीर तरीन साहब के साथ तो आप डील नहीं हुई?
नहीं, जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या डील हुई, वो तो उनको तो जुर्माने पड़ गए इतने, वो क्यों, उनके साथ क्या डील हुई। देखें बात ये है, जो आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे कह रहा हूँ जो बात सही है उसको सही कहें, जो बात गलत है उसको गलत कहें। थोड़ा दिल बड़ा रखा करें, जहाँ पे तारीफ बनती हो उसकी तारीफ भी किया करें। कहाँ पे मैं तारीफ करूँ जी? नहीं, जिस तरीके से इस हुकूमत ने अपने वज़ीरों को एक्सटेंड, देखें बाबर अवान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने रिज़ाइन किया, अदालत से बरी हो गया। अलीम खान के ऊपर बाकी जो है, अब आप कह रहे थे, अभी आप कहते हैं कि जी नैब हमारी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, मलम जब्बा का केस कल चलता रहा, कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं, मलम जब्बा का केस में कितनी देर चला? ठीक है, मलम जब्बा नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूं ऐसे ना कि करें, दूसरे नहीं ऐसे ना करें। मलम जब्बा का केस कब शुरू हुआ था? बाबर अवान साहब गिरफ्तार हुए दरमियान में पूरे इस केस के दौरान? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन की और कोर्ट की प्रॉब्लम है ना, उसमें हमारा तो नहीं ना, हमको अदालतें हमारे मातहत तो नहीं लाद लेते हैं ना आप लोग। नहीं, अदालतें हमारे मातहत तो नहीं है ना, नैब हमारे मातहत तो नहीं है ना, वो हम मैनिपुलेट तो कर सकते हैं ना। जो फंक्शनैलिटी है वो तो आप उनसे पूछे ना, उसका तो हमें नहीं पता। आपको पता है कि जरदारी साहब के दौर में, लेकिन एक मिनट बात, नहीं, जरदारी साहब, अलीम खान जो थे वो गिरफ्तार हुए, सब्तैन गिरफ्तार हुए, यानी जब गिरफ्तार हुए हैं लोग, उसके ऊपर भी आप मुतमईन नहीं है। आप इसको कहते हैं, जो आप कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं फॉल्स पैरेलल ड्रॉ करना, यानी आपने लाजमन एक बात को जो है वो एक पैरेलल बनाना है, वो बनता हो या ना। फवाद भाई, आप तो जानते हैं ना, मैं तो न पीपल्स पार्टी के दौर में मुतमईन था, न नून लीग के दौर में। आप तो हैं ही गैर मुतमईन। हाँ, मैं गैर मुतमईन इंसान हूँ माशाल्लाह। लेकिन आपको याद होगा कि ये वही बाबर अवान साहब हैं जो जरदारी साहब के दौर में अदलिया को मैनेज करने के लिए, डू यू नो, तो पीपल्स पार्टी में वो शामिल रहे हैं एज ए लॉ मिनिस्टर, तो फिर क्या, वो जब एक पार्टी में थे तो थे। नहीं, तो जो काम उस वक्त कर रहा था वो अब वो नहीं कर रहा होगा। नहीं, तो उस वक्त क्या कर रहे थे? जो जरदारी साहब जजेस को मैनेज नहीं कर रहे थे। बात ये है कि किसके जरिए कर रहे थे? ये तो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को मैनेज वो कर रहे थे, मैं तो नहीं कह सकता। यानी जरदारी साहब का कोई ऐसा जुर्म होगा जिसमें जो है डॉक्टर मिर्जा शरीक रोजाना यहाँ पे जो है वो जजेस जो है, अच्छा मैं कुछ छोड़े, जरदारी साहब का कोई ऐसा जुर्म होगा जिस पे वो शरीक नहीं होंगे, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब? नहीं, देखें बात यह है कि जब लोग साथ होते हैं तो साथ होते हैं, नहीं साथ तो नहीं साथ। बस अब वो आपके साथ हो गए तो बस ठीक है, वो क्लियर हो गए। तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, वो कोई चैरिटी बिजनेस में तो नहीं है ना। अच्छा, ये परफॉर्मेंस के लिहाज से ये जो इलेक्शन से पहले असद उमर साहब ने वो जो 100 दिन की रिपोर्ट पेश की थी कि इतने हजार नौकरियां देंगे, इतना ये देंगे, वो देंगे, वो कोई फेक न्यूज़ थी? कैसे फेक न्यूज़ थी? देखें दोबारा मैं आपसे कहता हूं, कितनी नौकरियां मिली? एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि देखें आपको इकोनॉमी की ABC का नहीं पता, उसमें मिसाल के तौर के ऊपर जो आपकी इस वक्त जो टेक्सटाइल है, PTI जिस दिन आई थी पूरी टेक्सटाइल बैठी हुई थी, उसकी बेड़ा गर्क हुआ था। और अब इस वक्त 2023 से पहले कोई ऑर्डर टेक्सटाइल के पास, हमारे पास कैपेसिटी, तमाम एक्सपोर्टर्स ने अपनी कैपेसिटी डबल्स की है। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो हज़ारों नौकरियाँ निकली हैं, जो लेबर को निकली हैं, वो किधर से आई हैं? लोग क्या ऊपर से आ गए? इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में 1100 अरब रुपया इजाफी गया है, वहाँ जो नौकरियाँ पैदा हुई हैं वो कहाँ पे पैदा हुई हैं। इसी तरीके से इसके बाद जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आप देखें, आप इस्लामाबाद में चले जाएँ, आप लाहौर में चले जाएं, कराची में चले जाएं, आपको कंस्ट्रक्शन का मजदूर नहीं मिलेगा। वैसे आपकी आंखों की हंसी बता रही है कि आपको खुद भी ज़्यादा एतमाद यकीन नहीं है, हंसी वाली बात। लेकिन बहरहाल वो जो हमारा रिज़्क रोटी जो है, ये ब्रेक में जो कमर्शियल थोड़े बहुत मिलते हैं, अब तो रेट भी आपने भले कम कर दिए, उससे मिलते, तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो कुछ खारजा पॉलिसी से मुतालिक बात होगी। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आप इस वक्त बड़े खुश हैं अफ़गानिस्तान में होने वाली तब्दीली से और तालिबान की हुकूमत के आने से। आप एक बड़े लिबरल और प्रोग्रेसिव इंसान थे, लेकिन आजकल आपकी खुशी दीदनी है, वजह क्या है? नहीं, मैं तो एक्चुअली खुश नहीं हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। द वे अफ़गानिस्तान जिस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है, और देखें जो एबंडन उसको जिस तरीके से दुनिया ने किया है, उसके नतीजे में वहाँ पे बड़ी खला बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान जब अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है वो तो हमारा होता है। 80,000 कैजुअलिटीज़ हमारी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हमारा है, और स्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा एक प्राइम फोकस है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। और नहीं, तो अब किस बात का इम्कान ज़्यादा है, स्टेबिलिटी का या अनस्टेबिलिटी का?
ये तो देखें डिपेंड अप करता है कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो कैसे बिहेव करती हैं, और जो जो तालिबान अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी हमें 2 साल से ज़्यादा तो हमें हो ही गया है कि हम उनके साथ इंगेज हैं, और हम उनको भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आप वो गलती ना दोहराएं जो अशरफ गनी ने दोहराई थी, और एक इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ बढ़े। और उन्होंने तो इसके ऊपर अच्छे बयानात भी जो उनके आ रहे हैं वो मुस्बत बयानात हैं। लेकिन अमलन जो मेरी इतलात भी है, और कल मेरी ज़बीउल्लाह मुजाहिद से भी बात हुई थी, उससे तो लगता है कि जो डिमांड्स है दोनों फरीकों के, वो उसमें कोई मुताबिकत आने वाली नहीं है, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। तो अगर तनहा तालिबान अपनी हुकूमत बनाते हैं तो आप समझते हैं कि उस हुकूमत का अंजाम भी अशरफ गनी हुकूमत जैसा होगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इंक्लूसिव हुकूमत बनाने के ऊपर तो कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं है। वो तो जो तालिबान भी हैं वो भी तैयार हैं इंक्लूसिव हुकूमत बनाने के ऊपर और मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ को शामिल करने के ऊपर। जो इस वक्त पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो शख्सियात के ऊपर है कि फ़लाने को होना चाहिए, फ़लाने को नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर है। तो मेरा मानना ये है कि हमें ये फ़ासला भी कम हो सकता है, और इस फासले को कम करने के लिए अमेरिका को और जो यूके है इनको एक लीडरशिप रोल जो है वो इसमें लेना होगा। देखिए, अमेरिका और यूके को, क्योंकि उन्होंने इसमें तो जो 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 अब जिस अतार की वजह से वो बीमार हुए हैं, तो हम उसी लोंडे से दवा लेने लगे। देखें ना, वो भी एक वर्ल्ड पावर्स हैं, ये नहीं हो सकता कि उनके बगैर। हाँ, इसीलिए जो हमारी एंगेजमेंट है इस वक्त वो 2 सतह के ऊपर है। एक तो रीजनल सतह के ऊपर है जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए थे, वो सारी हमारी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनसे मिले हैं, चाइना से, टर्की से, ईरान से, ये एक हमारी एंगेजमेंट है। दूसरी हमारी एंगेजमेंट जो है वो एक्सटेंडेड डायलॉग में है जहाँ पे चीन है, अमेरिका है, रशिया है और हम हैं। तो हम दोनों ट्राइका प्लस में भी हम जो है वो इसको आगे लेके जा रहे हैं और रीजन में भी आगे लेके जा रहे हैं। सो दोनों में जहाँ पे कोई बात बन जाए, हमारी ख्वाहिश यही है कि ये फासले कम हों, और ज़ाहिर है अमेरिका का रोल तो रहेगा, ये तो नहीं हो सकता कि उनका रोल नहीं होगा। लेकिन उनका रोल तो रहेगा, लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो 6-7 महीने हो गए, और पहले भी वो बड़े नाराज़ लग रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर फ़ोन के इंतज़ार में बैठे हैं, वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं। फिर अभी हमारे NSA गए, उधर से कोई मस्बत पैगाम नहीं मिला। अब जो सुबकी उठानी पड़ी है जो बाइडन को अपने मुल्क में, और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को अपने मुल्क में, यूरोपियन हेड ऑफ़ गवर्नमेंट्स को अपने मुल्क में, तो आपको नहीं लगता कि ये सब अपना गुस्सा उतारेंगे पाकिस्तान पे? हमने क्या नहीं किया, हमने आकर के जो जब 2002 में उन्होंने यहाँ पे ये हुआ मामला, हमने यहाँ पे तालिबान के एम्बेसडर तक को जो है वो हमने गिरफ़्तार करके उनको दे दिया जो नहीं होना चाहिए था। हमने तमाम बड़ी लीडरशिप को यहाँ पे जो है वो दिया, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे जो एफ़र्ट्स की, जो यहाँ पे जो हमने दुनिया की लड़ाई हमने यहाँ पे लड़ी, उसके नतीजे में उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ ये हुआ। लेकिन उसके जवाब में भी वो ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन को हमने आपकी सरजमीन पे मारा, मुल्ला अख्तर मंसूर को हमने आपकी सरजमीन पे मारा, तो उसका हम क्या जवाब? तो वो तो लोग थे वहाँ पे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर पोरस था, वहाँ पे लोग 40-40, 50-50 हज़ार लोग रोज़ आ रहे थे, उसमें क्या इशू है, वो तो आ ही रहे थे। लेकिन उसमें जो उसामा बिन लादेन हो या कोई हो, कोई हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी तो थी ना उनको वहाँ पर पहुँचाने में। और दूसरी बात यह है कि हमें उसके बदले में क्या मिला। हमारे लिए तो आपने BLA वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उसको हेडक्वार्टर दे दिया, आपने TTP को वहाँ पे हेडक्वार्टर दे दिया। ये अमेरिका ने दिए थे, जो भी अथॉरिटीज़ थी वो अमेरिका की मदद से ही बैठी हुई थी ना वहाँ पे। हिंदुस्तान को वहाँ पे एक पूरा फ्री फॉर ऑल मिल गया। सो हिंदुस्तान ने वहाँ से फंडिंग शुरू कर दी, BLA को यहाँ फंडिंग शुरू कर दी, सारी टेररिस्ट फ्रेमवर्क वहाँ यहाँ पे बना लिया। सो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तो विक्टिम है इस सारे मामले में। पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की असेसमेंट या तवक्को क्या है तालिबान के वहाँ पे आने से? TTP और बलूच मिलिटेंट का प्रॉब्लम हल हो जाएगा या मज़ीद गंभीर हो लेकिन जाएगा? उसमें एक तो डेफिनेटली हमारा ये ख्याल है ना कि कम से कम फंडिंग सोर्सेज तो उनके वो नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान वहाँ पे उस तरह से खुल खेल नहीं सकेगा जिस तरह से पिछली हुकूमत में जो है वो खेलता रहा है, तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन देखिए, हम कोई ऐसे मुल्क तो नहीं है कि हम किसी पे बैठे रहेंगे कि वो हमारे लिए ये काम कर देगा। हम जो काम हमारे ज़िम्मे है अंदरूने पाकिस्तान में, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी बिलीव कि हमने पहले भी हैंडल किया है।
लेकिन चीन के स्पेशल एनवॉय ने लास्ट वीक मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि हमें तालिबान ने ये गारंटी दी है कि ETIM के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में बताया जाता रहा कि TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है और एक कमीशन भी बनाया गया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि हमने कोई कमीशन नहीं बनाया। तो फैक्चुअल पोजीशन क्या है? कोई तालिबान ने TTP के हवाले से हमारी हुकूमत से क्या कहा है? देखिए, जो गुफ्तगू हुई है या बातचीत हुई है, सारी डिटेल्स जो है वो तो खैर ज़रा पेचीदा होंगी, उनके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ इस मामले के ऊपर ताउन करेंगी और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन और इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतर साबित होगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में ये क़यादत का खला जल्द मुकम्मल हो ताकि इसको एक ऑर्गेनाइज शक्ल में इन मामलात को भी आगे बढ़ाया जा सके। जल्द खला पर होने से क्या मुराद है आपकी? हुकूमत जल्द बन जाए, ये जो भी क्लियर हो पोजीशन कि वहाँ पे हुकूमत जल्द बन जाए, अथॉरिटीज़ वहाँ पे फंक्शनल हो जाएं, इदारे वहाँ पे काम शुरू करें। चीन भी इस वक्त पाकिस्तान से बहुत नाराज़ नज़र आता है। ये जिस तरीके से चीन ने आखिर में 2 स्टेटमेंट्स दिए, पहले तो CPEC का खैर आप लोगों ने फुटबॉल बनाया हुआ था कि असद उमर साहब जो है खसरो बख्तियार को पास करे, वो आसिम बाजवा साहब को पास करे, वो उसको पास करे, लेकिन अब ये सिक्योरिटी का कंसर्न भी उनका बढ़ नहीं गया है। देखिए, ये सिक्योरिटी कंसर्न तो पाकिस्तान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाइना के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और चाइना को भी पता है कि कौन हमले करा रहा है और पाकिस्तान को भी पता है कि कौन हमले करा रहा है। कौन करा रहा है? जाहिर है हिंदुस्तान की इसके पीछे हाथ है, और पहले जो तमाम वाक़यात आए हैं उसमें हिंदुस्तान का फुटप्रिंट है, तो वो हमें भी पता है, बाकियों को भी पता है। अब इशू ये है कि जो आप कह रहे हैं CPEC के ऊपर, ये मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी मीडिया को क्या शौक़ है रोज़ ये साबित करने का कि चीन हमसे रुस गया हुआ है या चीन नहीं हो रहा। देखें, बात यह है आपके कुछ पाकिस्तानी मीडिया इस पे हैरान है कि वज़ीर-ए-आज़म को क्या शौक़ है कि आज CPEC एक के हवाले, कल दूसरे के हवाले, आज अथॉरिटी बनी, कल ख़त्म हो गया, अब असद उमर के दोस्तों मेरी बात सबसे संजीदा प्रोजेक्ट के साथ सबसे गैर संजीदा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपका ख्याल है ना कि हम एक कोई बादशाहत में हैं जहाँ पे वो एक बंदा लग जाएगा तो वो 100 साल वही रहेगा, ऐसे नहीं है ना। हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, हमारे यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, सिस्टम की कंटिन्यूटी होती है। जो सबसे बड़ी और जो फैसला कौन जो इसका एक फ़ेज़ है वो इमरान खान मुकम्मल कर रहे हैं। वो क्या मुकम्मल कर रहे हैं? हमने 9 इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं, जो नेटवर्क हमने एक पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया है राइट लेफ्ट के ऊपर। लेकिन ये दूसरे मरहले का काम फवाद चौधरी साहब 2018 में होने थे, जो आप 2021 में कर रहे हैं। ये आसान नहीं और है। रज़ाक दाऊद साहब से किया, किसी मीडिया वाले ने कहा था कि इस तरह का खुरापात बयान दे, उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया, सारे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। पता है ना कि आप चौधरी साहब आपको शेर व शायरी से भी है ना, रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी। तो अपने वज़रा को कहें जरा मुंह कंट्रोल में रखें। अब रज़ाक दाऊद साहब को किसी मीडिया ने कहा था, बड़ा मीडिया है 150, फिर मुराद सईद साहब रोजाना कह के मुल्तान के 2,000-3,000 अखबार है, कोई इशू नहीं है। वो किसी ने बात कर भी दी है, 1000 दफ़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया। आप वजीर मुशीर की बात को हुकूमत की आप जरा इन लोगों को समझा दें। आप तो पहले भी हुकूमत में रहे ना, कि अभी आप हुकूमत में हैं, जरा ज़ुबाने बेहतर कोई ऐसे। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, उस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे, आज के जरिए से फवाद चौधरी साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।